हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सबकी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। खतरे वाले एकदम सीरियसली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और जिनको 72वीं बीपीएससी देना है वो भी अपनी तैयारी में लगे होंगे और उनके लिए एक सुनहरा अवसर उनको अभी से ही अपने मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पीटी निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, तब जाके आपका पीटी भी निकलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबका वेलकम टॉपर फाउंडेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपने लेक्चर को शुरू करने के पहले आज हम लोग जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में जितना भी कहा जाए फ्रेंड्स कम है। मणिपुर के एक छोटे से गांव से ये आती हैं और फॉर्मर राज्यसभा की एमपी रह चुकी हैं। मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में, जो कि एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। और उस जमाने में जब कोई सोच नहीं सकता था इनके गांव से कि लड़कियां भी बॉक्सिंग कर सकती हैं, तब मैरी कॉम बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में अपना पैर जमाई। इनके जज्बे को क्या ही करना। जब इनसे एक बार पूछा गया था फ्रेंड्स कि एक टीवी इंटरव्यू में कि जब इनके बच्चे छोटे थे, आपको पता होगा कि मैरी कॉम को ट्विंस बेबी है, तो इनके बच्चे जब छोटे थे उस वक्त इन्होंने अपनी तैयारी को कैसे बरकरार रखा, तो ये बोलती थी कि अपने दोनों छोटे बच्चों को पीठ पर बांध कर और तब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती थी। तो सोचिए कि ये किस तरह का संघर्ष इनके लिए रहा होगा। और इन्होंने जो बॉक्सिंग का करियर चुना, ये सारे विरोध सहने के बाद इनके अपने माता पिता के खिलाफ गई, समाज के खिलाफ गई, और तब इन्होंने बॉक्सिंग सीखा और अपना परचम लहराया बॉक्सिंग में। मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन रही और ये सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन का खिताब ही नहीं जीती, उसके आगे भी इन्होंने मणिपुर में एक बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट खोला, जहां गांव के छोटे कस्बों के लड़कियां आती हैं मणिपुर से और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं मैरी कॉम के गार्डन्स में बॉक्सिंग सीखने। तो सोचिए फ्रेंड्स, अभी मैरी कॉम अपनी ही तरह के बॉक्सर्स तैयार कर रही हैं, महिला फीमेल बॉक्सर्स। मैरी कॉम का जो सफर है एक छोटे से गांव से निकलकर मैग्निफिसेंट मैरी बनने का, एक काफी सराहनीय है। ये लोग सच में इंस्पिरेशन है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि तमाम पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी मिसाल है कि जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हेड्स ऑफ टू मैरी कॉम। और चलिए आज का हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे रहेगा, ठीक है। आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं पढ़ाऊँ। आप आर्टिकल्स आप कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको एक तरकीब बताऊंगी, और एक क्विक रिवीजन के लिए आपको कैसे डीपीएसपी के सारे कंटेंट्स याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये आर्टिकल 36 to 51 में है, ठीक है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो डीपीएसपी के अंतर्गत आपको ये दो चीज एकदम इम्पोर्टेंटली याद रखना है। अभी है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में यूनियन एंड स्टेट्स है, ठीक है, यानी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। ये आपके 4 पार्ट हैं इसके अंतर्गत जो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों जरूरी है, जबकि ये तो नॉन एनफोर्सेबल भी है। नॉन एनफोर्सेबल से मतलब है कि इसको इसके वायलेशन पे हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर ये इम्पोर्टेंट कैसे है, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंस हम लोग समझेंगे। इसका इम्पोर्टेंस ऐसे है फ्रेंड्स कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं स्टेट के लिए, ठीक है। जहाँ पे ये राज्य को रास्ता दिखाते हैं कि कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में वेलफेयर स्टेट की नींव रखने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है।
तो आप जानते हैं कि हम जब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे सब सारे समाज के जितने भी पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली एंड सोशली जो वीकर सेक्शंस हैं, सबको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के जरिए अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं तो वहीं डीपीएसपी के जरिए हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको इंश्योर करते हैं। अब बात है कि हम लोग इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कई सेक्शंस में तोड़ते हैं। हालांकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हम इनको क्लासिफाई किए हैं, जैसे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आप यहाँ से देखिए, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी के कौन कौन से, आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ये इसके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है। अभी मैं इन आर्टिकल्स को भी मैं डिस्क्राइब करूंगी। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। जब गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात आए तो आप वहाँ आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बात होगी विलेज, कैसे विलेज इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, कैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बूस्ट किया जाए, इन सब चीज़ों की बात होगी। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। अभी आर्टिकल 44 बहुत पॉपुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है, आपको पता होगा। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ये है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात है। तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कहीं भी नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इसको क्लासिफाई किया है अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड में कि जो डीपीएसपी है वो 3 कंपोनेंट्स हैं उसके, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। फ्रेंड्स, अभी 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन भी आया था, इससे, है ना, इससे क्वेश्चन भी आया था कि इसमें से कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, तीनों उसमें ऑप्शन दिए गए थे और सवाल पूछा गया था यहाँ से 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में। तो आप इन आर्टिकल्स का जरूर ध्यान रखें। आपको कैसे याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। देखिए, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में अगर आप आर्टिकल 40 को हटा दें तो बाकी सब सीरियली है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 43A और उसके बाद 47। मतलब बीच में अगर आप 40 नंबर आर्टिकल को हटा दें तो ये सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं 43A तक और उसके बाद 47, ऐसे आप याद रखिए। सिमिलरली गांधीयन प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 40, उसके बाद 43, 43B। आप याद रखिए कि यहाँ पे विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात होगी। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि 40, फिर 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 46, 47, 48। ये आपके 46, 47, 46 से लेके 48 तक देखिए लगातार है। तो 40, 43, 43B, 46 से लेके 48 तक ये आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, आपको ऐसे याद रखना है। और बाकी जो रिमेनिंग है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में है। क्या क्या, 44, 45, 48, 48A। देखिए यहाँ से ये भी लगातार है, 48, 48A, 49, 50, 51। ये आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। तो आप ऐसे सीरियली भी याद रखिए फ्रेंड्स, तो आपको याद रहेगा एग्जाम के समय में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो एक मेंस का क्वेश्चन मैं दूंगी आपको लिखने के लिए, कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसका 3 क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 3 क्लासिफिकेशन क्या क्या है। एक तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। एक है इसका गांधीयन प्रिंसिपल्स, और एक है इसका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये 3 इनका क्लासिफिकेशन है डीपीएसपी का।
अब हम लोग देखेंगे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या है और इसको सीरियली याद रखेंगे, ठीक। जैसे अगर हम बात करें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की, स्टार्ट करें तो आर्टिकल 38, जस्ट मिनट, ठीक है। आर्टिकल 38 जो कि बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल का। आप इसको ऐसे याद रखें, किसे किसे कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप पूरे सेंटेंस को याद नहीं रखते हैं तो कीवर्ड्स को याद रखिए। आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पीपल का। ओके फ्रेंड्स। आर्टिकल 39 बात करता है लिवलीहुड का, मतलब टू सिक्योर एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो आर्टिकल 39 बात करता है लिवलीहुड का। आर्टिकल 39A ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आप खाली कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 40 याद करिए। आर्टिकल 40 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइए आर्टिकल 41 में, और ये है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, ठीक। ये आप इसको वर्क से भी सिर्फ याद रख सकते हैं। आर्टिकल 42 ये है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। तो आप इसको खाली कीवर्ड याद रखिए, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। और उसके बाद आर्टिकल 43 जो कि लिविंग टू सिक्योर अ लिविंग वेज, ठीक है, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, आपको मजदूरी मिले इसका अधिकार है आपको, ठीक। तो आप इस तरह से याद रखिए। और उसके बाद आर्टिकल 43A भी है। आर्टिकल 43A क्या कहता है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की ये बात करता है। तो आप खाली पार्टिसिपेशन ये कीवर्ड याद रखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और इससे आपको याद रहेगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और लास्टली आर्टिकल 47, मैंने आपको बताया था कि दो आर्टिकल, आप आर्टिकल 40 और उसके बाद 43A तक लगातार है, और उसके बाद फिर आप आर्टिकल 47 पे आएंगे। आर्टिकल 47 पे आता है, आर्टिकल 47 बात करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप खाली कीवर्ड को याद रखिए, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इससे आपको आसानी होगी आप याद रखने में। तो आपने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में देखा 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और उसके बाद सीधा 47। ये आर्टिकल्स जो हैं वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स, किन आर्टिकल्स में गांधीयन आइडियोलॉजी की झलक मिलती है, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो गांधीयन आइडियोलॉजी की झलक मिलती है आर्टिकल 40। आप एकदम अपने दिमाग से भी सोचिएगा कि गांधीयन फिलॉसफी है, मतलब ये विलेज इकोनॉमी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन्हीं सब चीज़ों की बात होगी। तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर और कौन सी गांधीयन प्रिंसिपल को है? फिर आर्टिकल 43 है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करता है। तो आप कीवर्ड याद रखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक। आर्टिकल 43B है, ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात करता है। तो आप याद रखिए कीवर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 बात करता है एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है SC ST के और वीकर सेक्शंस के, उनको प्रमोट करने के लिए। तो आप याद रखिए SC ST एंड वीकर सेक्शंस, इस तरह से याद रखिए, एजुकेशनल इंटरेस्ट इनको प्रमोट करता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप याद रखिएगा। और लास्टली आर्टिकल 46 और उसके बाद आर्टिकल 46 तक SC ST और वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है। आप ऐसे याद करेंगे। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 48, ठीक है, आर्टिकल 48 स्लॉटर ऑफ काउज, काउज स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट करता है। इस तरह से आप याद रखिएगा गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी विलेज पंचायत आर्टिकल 40, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात करता है। आर्टिकल 46 SC ST और वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है। और आर्टिकल 48 काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की बात करता है। आप इसके कीवर्ड्स को याद रखें,
ठीक है। और उसके बाद फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में काफ़ी अभी डिस्कशन में रहा है आर्टिकल 44, ये आप बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की। आप कीवर्ड्स याद रखिए, सिर्फ चाइल्डहुड केयर। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आर्टिकल 48। और उसके बाद आर्टिकल 48 मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन की बात करता है, आर्टिकल 48 ए मॉन्यूमेंट्स, इनको कैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए उसकी बात करता है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 है फ्रेंड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, इसको करेक्ट कर लीजिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 49 जो है वो आपका मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 49 ये बात करता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, तो आप इसके कीवर्ड को याद कर लीजिए, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। उसके बाद आर्टिकल, ये सारा देखिए सीरियली है तो आपको याद करने में सुविधा होगी। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48 ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, एंड आर्टिकल 50 आप जानते हैं टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी की बात करता है। एंड जुडिशियरी, ठीक है। एंड आर्टिकल 51 जो बात करता है इंटरनेशनल पीस की, इंटरनेशनल पीस की। तो इस तरह से आप याद रखें, देखिए सीरियली है। 44 तक तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इजी याद करना, 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर है, 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, 48 ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, 49 मॉन्यूमेंट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस। आप इस तरह से कीवर्ड्स याद रखेंगे तो आपको ये सारे क्लासिफिकेशन याद रहेगा फ्रेंड्स, और इससे बेस्ड जो भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके तहत आपको कुछ और भी याद रखना है, कुछ पॉपुलर अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखना है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त कुछ और भी डीपीएसपी ऐड किए गए थे, और वो कौन कौन से डीपीएसपी ऐड किए गए थे? आर्टिकल 39F, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से डीपीएसपी किस अमेंडमेंट के थ्रू आए। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 39F ऐड हुआ, आर्टिकल 39A ऐड हुआ, ठीक है, आर्टिकल 43A ऐड हुआ, आर्टिकल 48A, ये सारे जो हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में जो हुआ था उसके तहत ऐड हुए हैं। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फ्रेंड्स एक और चीज हुई थी, 5 सब्जेक्ट्स जो आपके स्टेट लिस्ट के थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। 3 लिस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और सब में लेजिस्लेशन जो पावर्स होते हैं उन पे लॉज बनाने के यूनियन लिस्ट में यूनियन के पास है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो यूनियन के भी पास आ जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों के पास है। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट से हटा के इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 5 सब्जेक्ट्स को, और वो कौन कौन थे वो आप ध्यान में रखेंगे। वो नंबर 1 था एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन किस सब्जेक्ट का है, किस लिस्ट का है? वो कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है। ठीक, उसके बाद फॉरेस्ट्स यानी जंगल, वो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स इनको भी किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इनको आप याद रखेंगे, ये भी अब कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी अब कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, कभी
ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इनको 42वां संशोधन करके इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो ये कुछ आप याद रखेंगे। उसके बाद 44th अमेंडमेंट के तहत भी कुछ डीपीएसपी के अंतर्गत बदलाव किए गए। जैसे 44th अमेंडमेंट जब हुआ 1978 में, तो इसके तहत एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। ये आर्टिकल 38 क्लॉज 2 इंसर्ट किया गया था, और ये बात करता है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, ठीक है, टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी की ये बात करता है, कम इनइक्वालिटी। ये आर्टिकल 38(2) के जरिए इसको इंसर्ट किया गया था। और उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तो हम लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में पारित हुआ। इसके तहत आर्टिकल 45 को चेंज किया गया था। डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 45 को चेंज करके इसमें प्राइमरी एजुकेशन को या एलिमेंट्री एजुकेशन को इंसर्ट किया गया था। और इसको फिर आर्टिकल 21A के तहत, इसको ही आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 45 में डायरेक्ट डीपीएसपी में है, और फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 21A में है, ठीक है। और एक और जो चीज है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था, और ये आर्टिकल 43B इसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंट्रोड्यूस किया गया डीपीएसपी के अंतर्गत, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ स्पेशल अमेंडमेंट्स हैं जिसके तहत कुछ स्पेशल आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा क्या रह गया, इसके तहत क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज फॉर्मेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में डीपीएसपी को कैसे इस्तेमाल किया। आप देखिए कि डीपीएसपी मैंने आपको बताया था कि ये चूँकि नॉन जस्टिसिएबल है, इसके तहत हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, एकदम सही बात है। और इसके तहत हमने बात किया, क्लासिफिकेशन की बात किया, कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट को डीपीएसपी के थ्रू गवर्नमेंट को भी मदद मिली उसको इम्प्लीमेंट करने में, फॉर्मुलेट करने में। तो याद करिए आर्टिकल 40 है ना, आर्टिकल 40 जो कि विलेज पंचायत की बात करता है, जो कि एक गांधीयन विचारधारा है। जो आपने अब मैंने 3 विचारधारा इसमें डिस्कस किया था आपसे, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। आर्टिकल 40 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, और उसके तहत जब पंचायती राज एक्ट लाया गया तो ये आर्टिकल 40 से इन्फ्लुएंस था, ठीक। तो पंचायती गवर्नमेंट ने जब पंचायती राज एक्ट लाया तो इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी। सिमिलरली हम बात करेंगे आर्टिकल 39A के तहत, जहाँ पे फ्री लीगल एड की बात है, उसके जगह पे अभी लाया गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है। ये भी डीपीएसपी से इन्फ्लुएंस्ड है, डीपीएसपी के आर्टिकल 39A से इन्फ्लुएंस्ड है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट लाया गया, ठीक। उसके बाद आप देखिए नेशनल हेल्थ मिशन, जो बहुत पॉपुलर मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये आपके आर्टिकल 47 से इन्फ्लुएंस्ड है, जो इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ की बात करता है। उसी तरह से आर्टिकल 48A जो बात करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की एंड कंजर्वेशन की, इस एक्ट के इस आर्टिकल के थ्रू ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पारित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटल रहे डीपीएसपी के ये सारे प्रोविजंस, और ये प्रोविजंस जो इनकॉर्पोरेटेड हैं इन सब आर्टिकल्स में, फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज में इस तरह से इनको लाया गया धरातल पर, ठीक है। आप जब इस पे मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो आप जरूर लिखेंगे कि कैसे डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंटल है गवर्नमेंट पॉलिसीज को फ्रेम करने में, फॉर्मुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में। कौन कौन से पॉलिसीज डीपीएसपी से इन्फ्लुएंस हैं, तो आपको ये सब मेंशन करना होगा उसमें। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके साथ एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। वो मेंस का क्वेश्चन है, हाउ directive principles of state policy are helpful or instrumental in
फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, आप इस पे लिखेंगे फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, आप इसको लिखेंगे और इसको बहुत विस्तार में लिखेंगे। 38 मार्क्स का ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आपको पूरा डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन किस पार्ट में है, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डीपीएसपी को इनकॉर्पोरेट करता है, आपको सारा कुछ मेंशन करते हुए कौन से इसके आर्टिकल्स अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था गवर्नमेंट के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करते हैं, आपको उसका जिक्र करना है। और लास्ट में इसके 3 पार्ट को जैसे मैं बताती हूँ, एक अच्छा सा इसका इंट्रो लिखेंगे आप, फिर आप इसकी बॉडी में डिटेल में डीपीएसपी को डिस्क्राइब करेंगे और लास्ट में आप इसको कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तब ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब ये आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। चलिए अब कुछ हम लोग एमसीक्यू इस पर देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है पार्ट 4। आपको मैंने बताया था पार्ट 1 किसके बारे में बताता है तो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बारे में। ठीक, पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में, आपको ऑप्शन देख के भी रिलेट करना है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, और पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी के बारे में, तो पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट आर डिक्लेयर्ड टू बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी जरूरी है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो आर्टिकल 37 आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द concept of the directive principles of state policy was borrowed from the constitution of which country, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरलैंड। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से कॉपी किया था, स्पेन से। ठीक है, स्पेन से। तो अगर आपके ऑप्शन में आयरलैंड है तो आप आयरलैंड ही लिखेंगे, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया था और आयरलैंड ने इसको कॉपी किया था स्पेन से, आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मैंने बताया था आर्टिकल 43 विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 43 किसकी बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 48 काउ स्लॉटर की बात करता है, प्रोहिबिट स्लॉटरिंग ऑफ काउज। ठीक, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉलोइंग अंडर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स एम्स टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म, आर्टिकल 44 बहुत चर्चा में भी है आर्टिकल 44। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए भारत के सभी नागरिकों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डीपीएसपी वाज एडेड बाय द 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1976 एंड रिक्वायर्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ आर्टिकल 43A। ठीक है, मैंने बताया था आपको आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है और आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आर्टिकल 43A आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट मेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ऑफ कोर्स 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बताया था कि इसने डीपीएसपी के तहत भी आर्टिकल 45 को रिप्लेस किया, आर्टिकल 45 के कंटेंट्स को इसने रिप्लेस किया डीपीएसपी के तहत, जहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई, और इसने आर्टिकल 21A में इसको एक राइट टू एजुकेशन के तहत एक फंडामेंटल राइट बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिस व्यू वाज स्ट्रांगली हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच लैंडमार्क केस, तो ये मिनर्वा मिल्स का केस हुआ था फ्रेंड 1980s में, जिसके तहत ये कहा गया था कि एक बैलेंस है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, एक बैलेंस है, दोनों को ही इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक बैलेंस स्ट्राइक होगा तभी हम लोग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1980 में, इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि डीपीएसपी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, कोशिश मेरी थी कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं। आप मेन सा क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। कीप लर्निंग एवरीबॉडी। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे।
एक नए टॉपिक के साथ आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग ज़रूर करिए, ये मस्ट है। आंसर राइटिंग के बिना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बीपीएससी की तैयारी में। किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं और आपकी आंसर राइटिंग परफेक्ट नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। इसलिए आंसर राइटिंग ज़रूर करिए, ये मस्ट है बोथ फॉर 71st। अभी तो इनके लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट है, और 72वीं की भी जो तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप भगवान आपको कामयाबी दें। बहुत आप मेहनत करिए, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिए और बहुत खुश होकर पढ़ाई करिए। ठीक, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।